देखिए, किसी भी सेंटेंस के अंदर जो वर्ब है वो हमें तीन चीज़ें बता सकता है। एक, कि उस सेंटेंस के अंदर जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है। दूसरा, उस सब्जेक्ट के साथ क्या हो रहा है। और तीसरा, उस सब्जेक्ट के बारे में कोई स्टेट, उसकी कोई कंडीशन। देखें, अगर मैं आपको एक सेंटेंस लिखता हूँ, मैं कहता हूँ आई प्ले फुटबॉल। जब मैंने ये सेंटेंस लिखा तो मुझे बताएं कि इसके अंदर हमारा वर्ब क्या है। अच्छा, ये हमारा वर्ब है। असल में इस सेंटेंस के अंदर हमारा जो वर्ब है वो हमें बता रहा है कि हमारा ये जो सब्जेक्ट है ये कर क्या रहा है। तो ये सब्जेक्ट प्ले कर रहा है क्या, फुटबॉल। तो एक ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर हमारा सब्जेक्ट हमें बताता है कि व्हाट द पर्सन या व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग, वो करता क्या है, ऐसे सेंटेंसेस को हम कहते हैं एक्टिव। और आपको याद है जब हमने पैसिव वॉइस की एक्सरसाइज की थी तो उसमें हमने देखा था कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है इट बिकम सब्जेक्ट। तो इसका मतलब वो जो सब्जेक्ट है वो रिसीवर बन जाता है एक्चुअली। तो व्हाट इज डन टू इट, जैसे अगर देखें मैं कहूं फुटबॉल इज प्लेड बाय मी। अब इस सेंटेंस के अंदर हमारा वर्ब क्या है, प्लेड। अब देखिए, इस सेंटेंस के अंदर बेसिकली हमें बता रहा है कि ये जो हमारा सब्जेक्ट है इसके साथ हो क्या रहा है। इसके साथ हो रहा है कि इसके मतलब ये फुटबॉल खेल रहा है। तो ये रिसीवर हो जाता है इस सेंटेंस पैसिव वॉइस के अंदर। जो हमारा सब्जेक्ट है ना वो डोयर नहीं रहता। पहले के अंदर देखिए हमारा जो सब्जेक्ट है वो डोयर है, वो डायरेक्ट एक्शन परफॉर्म कर रहा है। सेकंड सब्जेक्ट के अंदर इस एक्शन को वो रिसीव कर रहा है। फुटबॉल इज प्लेड बाय मी, वो डायरेक्ट एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, वो उस एक्शन को रिसीव कर रहा है। तो ये जो दूसरा हिस्सा है इसका मतलब है कि वर्ब जो है वो एक्टिव के अंदर भी यूज होते हैं, पैसिव के अंदर भी यूज होते हैं। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं उसे हम कहते हैं पैसिव सेंटेंसेस। तीसरा, एक ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर हमारा जो सब्जेक्ट है वो जो हमारा वर्ब है वो हमारे सब्जेक्ट की एक स्टेट, एक कंडीशन, एक फैक्ट बताता है। एग्जांपल देखें, मैं कहूं आई एम ए बॉय। अब इसके अंदर हमने एक हेल्पिंग वर्ब यूज किया, लेकिन वो हेल्पिंग वर्ब जो है वो मेन वर्ब का, लिंकिंग वर्ब का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। अब ये जो इस जुमले के अंदर वर्ब है वो बेसिकली बताता है कि ये जो हमारा सब्जेक्ट है इसकी स्टेट क्या है, कि ये एक लड़का है। तो वर्ब जो है वो किसी सब्जेक्ट की स्टेट, उसकी कंडीशन या उसके बारे में कोई फैक्ट भी बता सकता है। तो जुमले के अंदर जो वर्ब्स हैं वो इस तरह के फंक्शन परफॉर्म करते हैं। स्टेट, कंडीशन और हाँ, यही एक ही चीज़ है, स्टेट और कंडीशन या फैक्ट जो उसके बारे में। अब ये आए जो है जब कह रहा है कि मैं एक लड़का हूं तो ये फैक्ट ही है ना। ये हमने पहले भी पढ़ा, जो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट होती है जिसको झुटलाया नहीं जा सकता। तो ये वर्ब जो है वो जुमले के अंदर इस तरह तीन फंक्शंस जो है वो परफॉर्म कर सकता है। किसी सेंटेंस के अंदर वो बताएगा कि डोयर कौन है, किसी के अंदर वो बताएगा कि रिसीवर कौन है, किसी के अंदर वो बेसिकली बताएगा कि फैक्ट क्या है, इसकी कंडीशन क्या है। ये जो सेंटेंसेस हैं जो बेसिकली किसी सेंटेंस के अंदर जो वर्ब मेन फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, यहाँ पे वो देखें वो डोयर के साथ जुड़ा, यहाँ पे रिसीवर, इसके अंदर वो बेसिकली आई को और बॉय को आपस में लिंक कर रहा है, ये कोई फंक्शन नहीं परफॉर्म हो रहा है यहाँ पे। तो इस तरह के जो वर्ब हैं इसे हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब। और ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर कोई वर्ब जो है वो एक्शन परफॉर्म कर रहा हो उसे हम कहते हैं एक्शन वर्ब। लिंकिंग वर्ब क्या होते हैं, जो कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करते बल्कि सब्जेक्ट या उसके वर्ब के बाद जो इंफॉर्मेशन है इसको आपस में लिंक कर रहे होते हैं, वो कोई फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रहे। और एक्शन वर्ब वो होता है जो कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा हो या एक्शन कोई परफॉर्म कर रहा हो, तो इसे हम कहते हैं एक्शन वर्ब। अच्छा जी, आगे चलते हैं अब इसकी काइंड्स की जी। एक्शन वाला तो प्ले होगा ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल है ना। तो ये तो देखें ना, ये दोनों सेंटेंसेस जो हैं इसके अंदर तो एक एक्शन परफॉर्म हो रहा है, ये वर्ब जो है वो कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, किसी एक्शन की तरफ इशारा करते हैं। लेकिन इसके अंदर तो वो कोई एक्शन की तरफ इशारा नहीं कर रहे, ये तो आई को और बॉय को आपस में सिर्फ जोड़ा जा रहा है। जैसे देखें, मैं कहूँ इट इज ए बिल्डिंग। अब इसके अंदर देखें हमने जो अपना हेल्पिंग वर्ब यूज किया है, जो वर्ब हमने यूज किया वो है इज। इसके अंदर इज जो है वो कोई फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रहा, वो सिर्फ इट और बिल्डिंग का जो आपस में लिंक है इसको जोड़ रहा है। तो इसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास लिंकिंग वर्ब है। जो कोई एक्शन की तरफ इशारा करते हैं उसे हम कहते हैं ये हमारे पास एक्शन वर्ब है। अब आगे चलते हैं,
अच्छा, ये मैं आपको काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ काइंड्स के हवाले से कि हमारा जो वर्ब है उसकी कितनी काइंड्स होती हैं। कितनी काइंड्स होती हैं जी? क्या हो गया? ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। विद ऑब्जेक्ट, विदाउट ऑब्जेक्ट। ऐसा वर्ब जिसके बाद कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद हो, उस वर्ब को हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक ट्रांजिटिव वर्ब है। एक ऐसा वर्ब जिसके बाद कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, उसे हम कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। एग्जाम्पल जैसे देखें, मैं कहूँ, ये भी हमने कहा, इधर पहले लिखते हैं, शी लाफ्स। दूसरी तरफ हम जैसे हमने पहले अभी सेंटेंस लिखा, आई प्ले फुटबॉल। अब ये आपके सामने दो सेंटेंसेस हैं जी। पहले सेंटेंस के अंदर देखें, हमने कहा आई प्ले फुटबॉल, इसमें हमने वर्ब यूज किया है प्ले, लेकिन कौन सी ऐसी चीज है जो इस वर्ब को रिसीव कर रही है? फुटबॉल। इसका मतलब है कि अगर वर्ब के बाद कोई एक ऑब्जेक्ट मौजूद हो तो ऐसे वर्ब को हम काइंड्स के हवाले से क्या कहते हैं कि ये हमारे पास एक ट्रांजिटिव वर्ब है। अब ये जो दूसरा सेंटेंस है जिसके अंदर हमने लिखा शी लाफ्स, इसके अंदर वर्ब क्या हो रहा है? एक्शन क्या परफॉर्म हो रहा है? ये। लेकिन इस सेंटेंस में इस एक्शन के बाद कोई भी ऐसी चीज मौजूद नहीं है जो इस एक्शन को रिसीव कर रही है, तो लिहाजा ऐसे वर्ब को हम क्या कहते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब। अब जब आप ये लिखेंगे तो हमारे जहन में एक सवाल पैदा होता है, वो ये कि क्या वर्ब के बाद जो भी अल्फाज हम यूज करते हैं क्या वो ऑब्जेक्ट होते हैं? ऐसा नहीं है। अगर देखें यहां पर, जैसे अभी मैंने कहा आई एम ए बॉय, अब हमने यहां पर एक सेंटेंस लिखा, यहां पे हमने वर्ब क्या यूज किया है? एम। लेकिन जैसे अभी हमने देखा, मैं कहूं ही गोज टू स्कूल, इस सेंटेंस के अंदर देखें वर्ब क्या है? ये है ना। टू स्कूल क्या है? ऑलराइट, यहां पे अब हम गलती कर रहे हैं कि वर्ब के बाद जो मौजूद अल्फाज होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि हर वर्ब के बाद जो अल्फाज मौजूद हैं वो हमारा ऑब्जेक्ट ही हो। अभी मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट वो होता है जो उस एक्शन को रिसीव कर रहा होता है, जो उस एक्शन को बियर कर रहा होता है, डायरेक्ट उसको बियर कर रहा है, उसको रिसीव कर रहा है। अब देखिए एक्शन क्या हो रहा है? जाने का, जाने का एक्शन हो रहा है। लेकिन ये देखें, ये जो स्कूल है, ये इस जाने का एक्शन स्कूल के ऊपर नहीं हो रहा। स्कूल इस एक्शन को बियर नहीं कर रहा, स्कूल इस एक्शन को रिसीव नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है कि ये जो टू स्कूल है ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट नहीं है। और इसकी सिंपल भी कि अगर वर्ब के फौरन बाद अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, कोई डायरेक्ट वर्ड लिखा हो, तो उसे हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट है। अगर वर्ब के बाद कोई प्रेपोजिशन वगैरह इस तरह की चीज़ें आ जाए तो फिर वो वर्ब नहीं रहता, फिर वो क्या बन जाता है? अब सवाल यहाँ पे आज इंटरेस्टिंग जो डेवलप होगा वो ये है कि हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब वर्ब के बाद अगर हमारे पास कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, जैसे ये देखें, मैं कहूँ स्लीप। अब स्लीप एक वर्ब है, लेकिन ये एक्शन जो है ये इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली परफॉर्म हो रहा है, ये किसी चीज़ के ऊपर परफॉर्म नहीं हो रहा। जैसे आप सो रहे हैं तो आप सो रहे हैं, ये एक्शन को रिसीव नहीं कर रहा, ये बियर कोई चीज़ नहीं कर रही। इसी तरह देखें, मैं कहूँ मेडिटेट, सोच विचार करना, अब ये एक्शन को रिसीव नहीं करता। तो ऐसे एक्शंस होते हैं जो बेसिकली ट्रांजिटिवली यूज़ नहीं हो सकते, वो इनट्रांजिटिवली ही यूज़ होते हैं। तो अब सवाल पैदा होगा कि ये फिर अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर ये क्या है? इसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट नहीं, ये थर्ड टाइप नहीं है।
इसका वर्ब के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। सिर्फ ये, अब देखो इसके अंदर आपसे ये पूछा जाए कि ये गोज जो है ये वर्ब की कौन सी टाइप है, चूंकि इसके बाद कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, अभी आपको इसकी एक्सरसाइज करवाता हूं तो आपको पता चल जाएगा कि टाइप के लिहाज से ये एक इनट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों? क्योंकि इसके बाद कोई एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो मौजूद नहीं है। तो अगर वर्ब के बाद कुछ अल्फाज मौजूद हैं और वो वर्ब नहीं है तो वो दो तरह की चीज़ें हो सकती हैं, या वो कोई कॉम्प्लीमेंट होता है या वो कोई एडजंक्ट होता है। अभी हम एडजंक्ट बाद में सीखेंगे, पहले हमने सीखना है कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि ये क्या करता है, इट कंप्लीट्स सेंस। ये बेसिकली जुमले के अंदर जो कोई सेंस है उसको कंप्लीट करता है। अब अगर देखें सिर्फ ये हमारे पास सेंटेंस लिखा हो, ही गोज, वो जाता है। अब अगर आपसे पहले तो पूछा जाए कि बताएं सिर्फ ये सेंटेंस लिखा हो तो इसके अंदर वर्ब क्या है, गोज ना, और ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है कि ये एक इनट्रांजिटिव वर्ब है, ये एक इनट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन सिर्फ ये इतना सेंटेंस लिखा हो, जैसे ऊपर हमने लिखा शी लाफ्स, ये एक सेंटेंस तो है लेकिन ये अपनी एक कंप्लीट सेंस जो है वो कन्वे नहीं कर रहा। जैसे ही गोज, वो जाता है, भाई कहाँ? अब इस एक्शन के बारे में, इस सेंटेंस के बारे में, उस सेंस को कंप्लीट करने के लिए जो हम लफ्ज लिख रहे हैं, अब जब हमने लिखा कि ही गोज टू स्कूल, तो यहां पे आप देखें कि हमारे पास जो इस सेंटेंस की जो सेंस है, जो मीनिंग है, वो एक कंप्लीट हो रहा है। तो ये गोज का एक्शन जो है ये स्कूल या कॉलेज रिसीव नहीं कर रहा, ये बेसिकली उस सेंटेंस के अंदर लिखा गया है उसके पूरे मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। तो वो अल्फाज जो वर्ब के बाद मौजूद होते हैं और वो डायरेक्ट उस वर्ब को, उस एक्शन को रिसीव नहीं कर रहे होते, उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि इट कंप्लीट्स सेंस, ये उस सेंटेंस की सेंस जो है उसे कंप्लीट करता है। चले मज़ीद आप थोड़े कंफ्यूज हों उससे पहले हम एक एक्सरसाइज कर लेते हैं। आप यहां पर एक हेडिंग बना लें कि ऑब्जेक्ट वर्सेस कॉम्प्लीमेंट। जो खाली स्लीप ये आपने जैसे लिखा है, ये कॉम्प्लीमेंट में है जी, खाली ये जो वर्ड है स्लीप लिखा आपने, नहीं ये तो वर्ब है ना। अब देखिए ये वर्ब जो है वो डायरेक्टली किसी के ऊपर जो है वो परफॉर्म नहीं किया जा सकता। तो इसके बाद अगर कोई हमारे पास जो वर्ड्स होंगे वो हमारे कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे। अभी हम एग्जांपल्स करते हैं, आप बेफिक्र रहें। आपने क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट वर्सेस कॉम्प्लीमेंट। अभी हमें पता चल जाता है कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में बेसिक जो है वो फ़र्क क्या होता है। पहला एक सेंटेंस लिखें, आई एम टीचिंग यू, या इसको ना बेसिकली वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट, जो अल्फाज हैं, उसको समझना बड़ा आसान है। देखिए मैं कहता हूं आई स्लैप्ड, मैंने ये वर्ड लिखा है। अब अगर हमसे पूछा जाए कि ये वर्ब कौन सी काइंड के अंदर फॉल किया जा सकता है, तो आप सबसे पहले वर्ब के ऊपर फोकस करेंगे कि ये वर्ब की टाइप क्या है। देखिए जब आप कहते हैं कि स्लैप, अब आपने किसी को तो स्लैप करना है, यू कैन स्लैप समथिंग, यू कैन स्लैप समबडी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये एक्शन परफॉर्म करें और इस एक्शन को कोई रिसीव ना कर रहा हो, इस एक्शन को कोई तो बियर करेगा। तो वो एक्शन जो बेसिकली हमेशा किसी चीज़ के ऊपर, किसी पर्सन के ऊपर परफॉर्म किया जा सकता है, उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक ट्रांजिटिव वर्ब है। जब आपने ये वर्ब लिखा आई स्लैप, तो ये वो वर्ब है जो हमेशा इस वर्ब को कोई ना कोई रिसीव करने के लिए मौजूद होगा। जैसे आई स्लैप द बोर्ड, अब आप कोई तो होगा ना जो इसको रिसीव कर रहा है। इसी तरह देखें आई स्लैप्ड जॉन, अब इसका मतलब है कि ये जो स्लैपिंग का एक्शन है वो किसके ऊपर परफॉर्म किया जा रहा है, जॉन के ऊपर। तो लिहाजा हम कहेंगे कि इस वर्ब के बाद जो वर्ड आया है ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो इस एक्शन को रिसीव कर रहा है। इसी तरह जो मैंने आपको पहले देखें, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं। अब इस जुमले के अंदर हमारे पास वर्ब क्या है, जो हम पढ़ा रहे हैं, जो एक्शन परफॉर्म। अब ये टीचिंग का एक्शन जो है वो कोई तो है जो इसको रिसीव कर रहा है। शाबाश। अब जब मैं कहूंगा आई एम टीचिंग यू,
या आई एम टीचिंग द स्टूडेंट्स, तो ये टीचिंग का एक्शन कौन है जो इसको रिसीव कर रहा है, कौन है जो इसको बियर कर रहा है। तो लिहाजा इसके बाद हम कहेंगे कि ये इस वर्ब के बाद जो हमारे पास वर्ड होगा ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होगा। इसी तरह देखें, मैं कहूं ही किक्ड, उसने किक मारी। अब ये एक्शन उसने परफॉर्म क्या किया है, किक मारने का। लेकिन ये किक मारने का जो एक्शन है, कोई तो होगा जो इसको रिसीव कर रहा है, कोई तो होगा जो इस एक्शन को बियर कर रहा है। तो वो कोई मेज हो सकता है, वो कोई टेबल या चेयर हो सकती है, वो फुटबॉल हो सकता है, वो बॉल हो सकती है। तो ही किक्ड द बॉल। अब देखें इस जुमले के अंदर ये जो एक्शन है, कोई एक चीज है जो इस एक्शन को बियर कर रही है, जिसके ऊपर ये एक्शन परफॉर्म हो रहा है। तो हम कहेंगे कि अगर ये एक्शन इसके ऊपर परफॉर्म हो रहा है तो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। तो ऐसे एक्शंस जो हमेशा उनको बियर करने वाला, रिसीव करने वाला कोई ना कोई मौजूद होगा, उसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट की अगर आप यहां पर डेफिनेशन लिखना चाहें तो आपको समझ आ जाएगी कि ऑब्जेक्ट की बेसिकली डेफिनेशन क्या होती है। द थिंग्स ऑन विच एन एक्शन इज एक्टेड अपॉन, द थिंग्स ऑन विच एक्शंस आर एक्टेड अपॉन। एक्शंस, ये अब जो आपने, ये मैं एक अलग चीज लिख रहा हूं, दैट आर, आप लिख लें अपना जो मैंने आपको लिखवाया, एक्टेड अपॉन somebody या something are called transitive verb। अब हम ट्रांजिटिव वर्ब को ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है कि ऐसे एक्शंस दैट आर एक्टेड अपॉन somebody या something, वो एक्शन जो किसी चीज के ऊपर परफॉर्म किया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। तो इसी का जब हमने ऑपोजिट लिखना होगा कि इन ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, तो इन ट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन क्या होगी कि एक्शंस दैट आर नॉट एक्टेड अपॉन समबडी समथिंग आर कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। वो एक्शंस जो किसी चीज के ऊपर परफॉर्म नहीं किए जा सकते, उसे हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब हैं। अब वो जो फिर इसका मतलब है कि ऐसे जुमलों के अंदर वर्ब के बाद जो इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद होगी वो होगी एक कॉम्प्लीमेंट। हम सीख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट के अंदर और कॉम्प्लीमेंट के अंदर बेसिकली फर्क जो है वो क्या होता है। एग्जांपल, अगर हम इसको लिखें ही किक्ड ऑफ हर शूज, तो सर ऑफ इसमें अच्छा, जी जी, आपने क्या कहा, ही किक्ड ऑफ हर शूज। अच्छा जी, ये डबल एफ वाला है, ही किक्ड ऑफ हर शूज। अच्छा, अब एक और बात, वो जो मैंने आपको बताया था कि अगर इसके बाद कोई प्रेपोजिशन वगैरह आ जाए वो तो जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन यहां पे देखें इस जुमले के अंदर जो किक ऑफ है, जैसे हम बॉल को भी किक ऑफ करते हैं ना, तो वो जो किक ऑफ का एक्शन है, जैसे मैच शुरू होने, वो एक्शन किक ऑफ का किस चीज के ऊपर परफॉर्म हो रहा है, बताएं मुझे। शूज के ऊपर परफॉर्म हो रहा है कि नहीं, क्योंकि जब वो किक करता है तो वो अपने शूज को तो किक कर रहा है ना। तो इसका मतलब है कि एक ऐसा वर्ब जो किसी चीज के ऊपर एक्ट किया जा सकता है, किसी चीज के ऊपर परफॉर्म किया जा सकता है, उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास ट्रांजिटिव है। वो एक्शन जो डायरेक्टली किसी चीज के ऊपर परफॉर्म नहीं किया जा सकता, उसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसी तरह अब ये देखें, मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी थी, जैसे हमने वर्ड लिखा था स्लीप। अब आपने डेफिनेशन ज़हन में रखनी है कि ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन क्या है कि एक्शंस विच आर एक्टेड अपॉन समबडी और समथिंग। अब हमारे पास अगर वर्ब आ जाता स्लीप, तो आप देखें कि कैन यू स्लीप समथिंग या समबॉडी, नहीं, ये एक्शन जो है वो क्या किसी चीज के ऊपर परफॉर्म, आप परफॉर्म कर रहे हैं,
लेकिन ये एक्शन इंडिपेंडेंटली आप परफॉर्म कर रहे हैं, इसको कोई बियर करने वाला नहीं है, इसको कोई रिसीव करने वाला। इसी तरह देखें जैसे स्नीज, अब स्नीज भी हमारे पास एक एक्शन है। कैन यू स्नीज समथिंग या समबडी, क्या ये एक्शन आप किसी चीज के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इस तरह के जो एक्शंस हैं जो किसी दैट कैन नॉट बी एक्टेड अपॉन समबडी और समथिंग आर कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। एक और एग्जांपल लिखें जरा। She laughed loudly. दूसरा सेंटेंस लिखें, He ran a long distance. He ran a long distance. तीसरा सेंटेंस लिखें, The boy sleeps. The boy Sleeps. There is a flaw in the diamond. There is a flaw in the ring. जो भी आप सेंटेंस लिख लें। अब ये जो आपने 3-4 सेंटेंसेस लिखे हैं, पहला आपने सेंटेंस क्या लिखा है? She laughed loudly. अब इसके अंदर एक्शन क्या परफॉर्म हो रहा है? लाफ का। अब देखें कि कोई ऐसी इस जुमले के अंदर चीज है जो इस एक्शन को रिसीव कर रही है? नहीं है ना। शी लाफ्स लाउडली। अब इसके बाद जो लाफ के बाद जो हमने वर्ड लिखा है जी, लाफ लाउडली, अब ये लाफ जो है वो इसके ऊपर परफॉर्म नहीं हो रहा। लाउडली जो है वो इस एक्शन को रिसीव नहीं कर रहा, बल्कि ये लाउडली तो इसके बारे में एक एडेड इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है। तो हम कहेंगे कि इस जुमले के अंदर ये जो हमारा वर्ब है ये बेसिकली एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब अगला सवाल कि फिर ये लाउडली क्या है? अब हमने ये लाउडली ऐसा वर्ड जो बेसिकली किसी वर्ब को मॉडिफाई करे वो क्या कहलाता है? एडवर्ब है। लेकिन उसके साथ अब लाउडली इस जुमले के अंदर क्या कर रहा है कि उसकी सेंस को मजीद एनहांस कर रहा है, उसको कंप्लीट कर रहा है। तो ये हमारे पास एक कॉम्प्लीमेंट भी है। दूसरा आपने सेंटेंस क्या लिखा है? ही रन्स या ही रैन अ लॉन्ग डिस्टेंस। इस जुमले के अंदर देखें एक्शन क्या परफॉर्म हो रहा है। अब देखिए उसके बाद ये जो हमारे पास फ्रेज है अ लॉन्ग डिस्टेंस, ये रनिंग का एक्शन उस डिस्टेंस के ऊपर परफॉर्म नहीं हो रहा। आप समझ रहे हैं? ये डिस्टेंस जो है उस एक्शन को बियर नहीं कर रहा। ये बेसिकली अब ही रैन, वो भागा। अ लॉन्ग डिस्टेंस जो है ये इस सेंटेंस की जो सेंस है उसको सिर्फ कंप्लीट करने के लिए लिखा गया है। तो हमारे पास ये जो एक वर्ब है ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, और जो अ लॉन्ग डिस्टेंस है जो इस एक्शन को बियर नहीं कर रहा, इसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक कॉम्प्लीमेंट है। तीसरा आपने क्या सेंटेंस लिखा है? द बॉय स्लीप्स। ये तो बड़ा सिंपल है, इसके अंदर जो एक्शन है उसके बाद कोई भी लफ्ज मौजूद नहीं है, तो लिहाजा ये तो ऑटोमेटिकली हमारे पास एक इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। चौथा जुमला क्या है? देयर इज अ फ्लॉ इन द रिंग या देयर इज अ फ्लॉ इन द डायमंड। इसके अंदर बेसिकली देखें हमारे पास वर्ब क्या है? फ्लॉ का होना, ठीक है, खराबी का होना। अब ये देखें खराबी का जो फ्लॉ इन द रिंग, अब ये जो खराबी का एक्शन है ये इटसेल्फ इसके ऊपर रिसीव नहीं ये कर रही, ये रिंग जो है इस एक्शन को बियर नहीं कर रही, क्योंकि अगर सिर्फ ये जुमला लिखा हो देयर इज अ फ्लॉ तो ये एक सेंस जो है वो कंप्लीट नहीं कर रहा। इन द रिंग जो है ये अल्फाज उस सेंटेंस को कंप्लीट कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास एक कॉम्प्लीमेंट है। ऑब्जेक्ट वर्सेस कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट वो होता है जो किसी एक्शन को रिसीव करता है। एक्शन दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन समबडी और समथिंग आर कॉल्ड ट्रांजिटिव,
और वो एक्शन दैट कैनॉट बी परफॉर्म, दैट कैनॉट बी एक्टेड अपॉन समथिंग और समबडी, उनको हम कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। तो जो इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं उनके बाद जो इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद होती है उसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक कॉम्प्लीमेंट है जो उस सेंटेंस को कंप्लीट कर रहे हैं, वो बियर नहीं कर रहे उस एक्शन को। अब अगला सवाल जो आपके ज़हनों में पैदा हो सकता है, Can you sleep somebody या something उस पे can you sleep with someone या somebody कर देंगे तो ये complete sense का है। मसलन चलें बताएं जी जी। सर स्लीप के बाद अगर भी लगा देते हैं। नहीं क्या लगाएं, सेंटेंस बोलें। Can you sleep कैन यू स्लीप, with somebody। अच्छा जी, कैन यू स्लीप, एक मिनट ठहरें, विद समबडी, ओके बिल्कुल सही। अब ये हमारे पास एक सेंटेंस है, क्वेश्चन स्टेटमेंट है, इसके अंदर हमारे पास ये एक्शन क्या है। अब ये एक्शन जो है ये इसके ऊपर रिसीव नहीं हो रहा है, ये एक्शन तो इंडिपेंडेंटली आपने सोना है ना, जो सोना है वो एक्शन तो आप इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। इसके साथ ये एक्शन बियर नहीं कर रहा, ये एक्शन रिसीव नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि ये जो विद समबडी है ये क्या है, एक हमारे पास एक कॉम्प्लीमेंट है जो उस सेंटेंस की सेंस को कंप्लीट करता है लेकिन उस एक्शन को बियर नहीं कर रहा। समझ आ रही? तो चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे जहन में उठ सकता है वो ये है कि क्या जो ट्रांजिटिव वर्ब, जैसे अभी हमने देखा कि जैसे स्लीप है इन्होंने कहा, या जो बाकी लाफ है, क्या ये वर्ब सिर्फ इंडिपेंडेंटली या इंट्रांजिटिवली यूज हो सकते हैं? जो ट्रांजिटिव वर्ब हैं क्या वो सिर्फ ट्रांजिटिवली ही यूज हो सकते हैं? ऐसा नहीं है। सेम वर्ब जो है वो जुमले के अंदर ट्रांजिटिवली भी यूज किया जा सकता है और इंट्रांजिटिवली भी यूज किया जा सकता है। सिर्फ कुछ सर्टन वर्ब्स हैं जो ट्रांजिटिवली यूज नहीं हो सकते, लेकिन मोस्टली जो वर्ब्स हैं वो ट्रांजिटिव भी बन सकते हैं और इंट्रांजिटिव भी बन सकते हैं। वो कैसे, उसकी हम एक एक्सरसाइज कर लेते हैं। इसका जो आपने ऐसे लिखना है कि वो क्या है कि मोस्टली verbs can be performed both transitively and intransitively। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किसी वर्ब को जुमले के अंदर जो है वो कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर तो वो एक्शन उसको बियर करने वाला भी कोई मौजूद है, वो एक्शन किसी चीज़ के ऊपर एक्ट अपॉन हो रहा है, परफॉर्म हो रहा है, तो वो कहेंगे कि ट्रांजिटिवली। एग्जांपल देखिएगा, जैसे देखिए मैं कहूँ द एंड्स fought, the wasps, the ants fought bravely, the shot sank the ship, the ship sank slowly, ring the bell Ali। इसी तरह the bell rings loudly, he stopped the train। इसी तरह the train stopped finally, she spoke the truth, she spoke haughtily। इसमें देखें ये एक तरफ हमारे पास ट्रांजिटिव है और एक हमारे पास जो है वो इंट्रांजिटिव है। अब ये इन जुमलों के अंदर सेम वर्ब सेम एक्शन हमने इस्तेमाल किए हैं, लेकिन एक हिस्से में ये एक्शन जो है दे आर एक्टेड अपॉन समथिंग, दे आर एक्टेड अपॉन समबडी, लेकिन दूसरे हिस्से में दे आर नॉट एक्टिंग अपॉन एनीथिंग।
फॉर एग्जाम्पल देखें, जो पहला सेंटेंस है, द एंड्स फॉट द वास्प, कीड़ियां जो हैं वो भेड़ों के साथ लड़ी। अब इस जुमले के अंदर एक्शन क्या है? लड़ने का। अब कौन सी ऐसी चीज है जो इस एक्शन को बियर कर रही है? फाइटिंग किसके साथ हो रही है? वास्प के साथ हो रही है। तो इसका मतलब है कि अगर इस एक्शन को कोई रिसीव कर रहा है, क्योंकि व्हेन यू आर फाइटिंग तो यू आर फाइटिंग विद समथिंग, ऐसा ही है ना, विद समवन, विद समबडी, किसी चीज के साथ तो आप लड़ाई कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। और काइंड के लिहाज से ये वर्ब क्या बन गया? ट्रांजिटिव बन गया। दूसरी तरफ, द एंड्स फॉट ब्रेवली, इस जुमले के अंदर वर्ब क्या है? फॉट। लेकिन कौन है जो इस एक्शन को रिसीव कर रहा है? कोई भी नहीं इस एक्शन को रिसीव कर रहा है। ये तो बेसिकली जो ब्रेवली है वो इस एक्शन के बारे में ही हमें बता रहा है। तो जिसके बाद कोई ऑब्जेक्ट ना हो, ये इंट्रांजिटिव हो गया। द शॉट सैंक द शिप, वो जो शॉट लगी, जो गोला गिरा, उससे जहाज जो है वो गिर गया। अब ये गोला गिरने से कौन है जो इस एक्शन को रिसीव कर रहा है? किस चीज के ऊपर ये बियर? शिप के ऊपर। ये द शिप सैंक स्लोली, अब इसके अंदर सैंक के बाद कौन है जो इस एक्शन को रिसीव कर रहा है? कोई भी नहीं। तो हम कहेंगे कि यहां पर ये हमारे पास इंट्रांजिटिव आ गया। रिंग द बेल अली, इसके अंदर एक्शन क्या है? एक्शन क्या है? यस, बजने का, बजाने का। किस चीज को बजाया जा रहा है? कौन है जो इस एक्शन को रिसीव कर रहा है? बेल, क्योंकि जब आप कोई रिंग करेंगे तो किसी चीज को तो रिंग करेंगे ना, बेल को ही रिंग करेंगे। द बेल रिंग्स लाउडली, अब इसके अंदर भी ये वर्ब है, लेकिन ये एक्शन किस चीज के ऊपर जो है वो रिसीवर, ये एक्शन, ये देखें, उसके बाद जो है वो कोई भी इस एक्शन को रिसीव करने के लिए, बियर करने के लिए मौजूद जो है वो नहीं है। ही स्टॉप द ट्रेन, इसके अंदर ये स्टॉपिंग का एक्शन कौन रिसीव कर रहा है? क्योंकि जब आप किसी चीज को, जब आप स्टॉप का वर्ड यूज करेंगे तो यहां पर किसी चीज को तो स्टॉप कर रहे हैं। द ट्रेन स्टॉप्ड फाइनली, अब यहां पर ये जो वर्ब है ये किसको, मतलब इसके बाद कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इस वर्ब को रिसीव कर रही है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो इसको बियर कर रही है। तो हम कहेंगे कि ये हमने यहां पर इंट्रांजिटिवली यूज किया। शी स्पोक द ट्रूथ, अब इसके अंदर एक्शन क्या हो रहा है? स्पीकिंग। और ये क्या चीज? द ट्रूथ के मतलब जब बोला जा रहा है तो क्या बोला जा रहा है? सच। शी स्पोक हॉटिली, दिल से, जैसे उसका दिल चाहता था, दिल खोल के वो बोली। अब यहां पर ये जो एक्शन है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इसको रिसीव कर रही। तो यहां पर हमने इस एक्शन को इंट्रांजिटिवली यूज किया और यहां पर हमने ट्रांजिटिवली। तो इसका मतलब है कि वर्ब्स कैन बी यूज बोथ वेज, ट्रांजिटिवली भी और इंट्रांजिटिवली भी। अगर उसके बाद कोई चीज ऐसी मौजूद हो जो उस एक्शन को रिसीव कर रही है तो वो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब होता है। अगर कोई उसके बाद उस एक्शन को रिसीव नहीं कर रहा, ये लास्ट वाला she spoke the truth, ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है? अब देख मेरी बात, जब इस जुमले के अंदर आपने अच्छा क्वेश्चन किया कि जब वो एक्शन कौन है, कौन सी ऐसी चीज है जो इस एक्शन को बियर कर रही है? द ट्रूथ। कि जब भी बोला जा रहा है, क्या चीज बोली जा रही है? द ट्रूथ। यहां पे है शी स्पोक हॉटिली, अब यहां पे ये जो एक्शन हो रहा है स्पीकिंग का, कोई ऐसी चीज नहीं है जो उसको रिसीव कर रही, जो बियर हो रही है। यहां पर है कि सच बात की जा रही, यहां पर है दिल से बात की जा रही है। तो कोई इस एक्शन को रिसीव करने के लिए, इस एक्शन के बारे में हमें मजीद जो है वो सिर्फ ये एक एडिड इंफॉर्मेशन है, इसको बियर नहीं कोई कर रहा। तो यहां पर ये चीज अगर यहां पे देखें तो अब यहां पे हमारे जो एक्शन की नेचर है वो चेंज हो जाती है। इसी तरह यहां पे अगर हम चेंज करेंगे तो ये उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है उसको चेंज करेगा। हाँ, हार्टली भी कह सकते हैं। ये वर्ड है हार्टली, HAUGHTILY। एक होता है हार्टली मतलब दिल से, ये है जैसे जोश जज्बे से, ऊंची आवाज में। ये जरा वर्ड डिफरेंट है। हाँ, आप देखिए शी स्पोक टू मच, अब इसके अंदर स्पीकिंग का एक्शन कोई रिसीव नहीं कर रहा, कोई बियर नहीं कर रहा। तो यहाँ पे टू मच जो है ये उसकी डिग्री की तरफ इशारा कर रहा है। तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। नहीं, इंट्रांजिटिव तो होता है वर्ब, जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो वर्ब के बाद जो चीज मौजूद होती है उसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। कि फॉर एग्जांपल देखें, इस जुमले के अंदर कॉम्प्लीमेंट जो हैं वो इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ जुड़े होते हैं। जैसे यहां पर ये जो वर्ड्स हैं ये ऑब्जेक्ट नहीं हैं, ये एक कॉम्प्लीमेंट है जो उस सेंस को कंप्लीट कर रहा है। तो कॉम्प्लीमेंट इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ जुड़े होते हैं।
ट्रांजिटिव वर्ब के साथ कोई ना कोई ऑब्जेक्ट जुड़ा होता है। तो ऑब्जेक्ट वर्सेस कॉम्प्लीमेंट, ये आपको बताने का मकसद ये था कि हर जुमले में वर्ब के बाद मौजूद अल्फाज ऑब्जेक्ट नहीं कहलाते। अगर वो एक्शन को रिसीव कर रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट हैं, अगर उसके बाद मौजूद वर्ड एक्शन को बियर नहीं कर रहा, रिसीव नहीं कर रहा, तो फिर वो कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। तो ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में क्या फ़र्क है? चलें आगे चलते हैं जी। इसके बाद अगर आप यहाँ पे एक चीज़ लिखना चाहें तो कुछ वर्ड्स हैं वो मैं आपको लिखवा देता हूँ कि कौन से ऐसे वर्ब्स हैं विच कैन नेवर बी यूज ट्रांजिटिवली, वो हमेशा इनट्रांजिटिवली ही यूज होते हैं। जैसा कि अभी हमने कुछ वर्ड्स लिखे भी, गो, गो का जो वर्ब है ये कभी भी ट्रांजिटिवली यूज नहीं किया जा सकता। लिख लें कि वर्ब्स दैट कैन नेवर बी यूज्ड ट्रांजिटिवली, verbs that can never be used transitively, कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो कभी भी, इसका मतलब है कि उनके बाद जो लफ्ज़ आएंगे वो कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होंगे, वो कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट ही होगा। जैसे कम, कम ये जो जुमले के अंदर जब भी हम वर्ब यूज़ करेंगे ये हमेशा इंट्रांजिटिव ही इस्तेमाल होता है। इसी तरह गो, डाई मरना, फॉल, फॉल मतलब FALL गिरना, स्लीप, लाई LIE, लाई LIE। मेरी बात सुने, ये वर्ब नहीं, ये तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। हम सिर्फ लिख रहे हैं कि अगर यहाँ पे लाई का वर्ड वर्ब की जगह होता तो वो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं बन सकता। जैसे शी लाइज, तो अब ये जुमला जो है ये इसके अंदर जो लाइज वर्ब है ये हमेशा इनट्रांजिटिव ही यूज होगा। यहाँ पे तो हमने ये ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया, तो ये ऑब्जेक्ट के तौर पे तो आ सकते हैं लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो सकते, एटसेट्रा। बाकी आप ये देख लीजिएगा। कुछ और चीज़ें हैं वो मैं स्किप कर रहा हूँ, वो मैं आपको ये चीज़ें भेजूँगा तो उसको आपने देख लेना। अच्छा, एक और छोटी सी एक्सरसाइज कर लें, और अब मैंने आपको नहीं बताना, आपने मुझे बताना है कि इस जुमले के अंदर जो है हमने देखा कि वर्ब जो है वो 3 तरह के फंक्शन परफॉर्म करता है। एक तो डायरेक्ट जो एक्टिव में हो रहा है, पैसिव का मैं आपको नहीं बताऊंगा। मुझे ये बताएं कि इस जुमले के अंदर वर्ब जो है वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। इज अ कैट, the earth is round, he became a soldier, the man seems tired, roses smell sweet, she appeared pleased। ऑलराइट, इन एग्जाम्पल्स के अंदर जो वर्ब हैं वो 2 तरह के हैं। एक है लिंकिंग वर्ब और एक है जिसे हम कहते हैं वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। ऐसे लफ्ज जैसा कि सीम, बिकम, अपीयर, ये जो वर्ब्स हैं, ये 3 वर्ड्स मैंने लिख दिए, यही हैं। इनको हम कहते हैं कि वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। प्रेडिकेशन मानी प्रेडिक्ट करना, कि ये वर्ब क्या बताते हैं, ये इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन है। जैसे मैं कहता हूं द बॉय सीम्स हैप्पी, बच्चा खुश लगता है। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि वो खुश लगता है लेकिन वो खुश है नहीं। शी अपीयर्स प्लीज्ड, वो बड़ी खुश नजर आती है लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो खुश है। तो उसके बारे में जो प्रेडिक्शन की जा रही है वो कंप्लीट प्रेडिक्शन नहीं है, वो इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन है। तो ऐसे वर्ब्स को हम क्या कहते हैं, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन।
अब दूसरी तरफ हमारे पास ये, जैसे ये हमारे पास ऐसे वर्ब्स हैं जो सिर्फ लिंक करते हैं। इसी तरह यहाँ पर ये भी हमारे पास समटाइम्स जो हमारा ऑर्डिनरी वर्ब होता है वो भी लिंकिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अब मैं आपको यहाँ पर बताना क्या चाहता हूँ, वो ये बताना चाहता हूँ कि देखें हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट होता है, अभी हमने पढ़ा कॉम्प्लीमेंट दो तरह के होते हैं। एक होता है जिसे हम कहते हैं नाउन कॉम्प्लीमेंट। नाउन कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि ऐसा जुमला जिसके अंदर हमारा जो सब्जेक्ट है और उसके बाद में बयान की गई जो चीज़ है वो दोनों सेम है। इट इज़ दी अनदर नेम। जैसे देखें मैं कहूँ अहमद इज़ ए टीचर। अब यहाँ पे हमने एक सब्जेक्ट यूज़ किया है अहमद और उसके बाद हमने एक लिंकिंग वर्ब यूज़ किया है। ये जुमला क्या है कि अहमद इज़ इक्वल टू टीचर। अगर वर्ब के बाद मौजूद जो इंफॉर्मेशन है वो और जो वर्ब से पहले जो चीज़ मौजूद है वो दोनों सेम है, मतलब बाद वाली इंफॉर्मेशन इज़ अनदर नेम ऑफ द सब्जेक्ट, तो ऐसे में अब ये देखें इस जुमले के अंदर ये जो टीचर है ये कोई बियर नहीं कर रहा, ये एक्शन रिसीव तो नहीं ना कर रहा, तो लिहाजा ये हमारे पास है एक कॉम्प्लीमेंट। लेकिन अहमद और टीचर, चूंकि टीचर इज़ अनदर नेम ऑफ अहमद और अहमद जो है वही टीचर है, तो इसका मतलब है कि ये जो कॉम्प्लीमेंट है इसे हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास एक नाउन कॉम्प्लीमेंट है। इसी तरह टैबी इज़ अ कैट। अब जो टैबी है, टैबी इज़ इक्वल टू कैट, कि जो कैट है यहाँ पर जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वही टैबी है और जो टैबी है वही तो कैट है, तो इसका मतलब है कि टैबी इज़ जस्ट अनदर नेम ऑफ द कैट। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास हमने कॉम्प्लीमेंट यूज़ किया है ये क्या है? नाउन कॉम्प्लीमेंट। अब ये कौन से कॉम्प्लीमेंट हैं जो किसी सब्जेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं? अगर फर्दर इसको आप जानना चाहें तो जुमले के अंदर जो कॉम्प्लीमेंट है वो दो चीज़ों से जुड़े होते हैं, या वो सब्जेक्ट के साथ जुड़े होते हैं या वो ऑब्जेक्ट के साथ जुड़े होते हैं। अभी हम सिर्फ पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब यहां पे चूंकि टीचर जो है किसके साथ जुड़ा हुआ है? हमारे सब्जेक्ट के साथ। कैट जो है वो किसके साथ जुड़ी हुई है? हमारे सब्जेक्ट के साथ। अर्थ इज राउंड, क्या अर्थ का दूसरा नाम राउंड है? नहीं, ये उसका एट्रीब्यूट है। तो ऐसे कॉम्प्लीमेंट, अब ये देखें राउंड जो है ये कोई एक्शन रिसीव नहीं कर रहा, ये एक्शन बियर नहीं कर रहा, ये मौजूद इस वर्ब के बाद ही है। तो यहां पे जब हम कहते हैं द अर्थ इज इक्वल टू राउंड, तो ये क्या है? ये उसका एक एट्रीब्यूट है। शाबाश, इसे हम कहते हैं एट्रीब्यूटिव कॉम्प्लीमेंट। तो ये नाउन कॉम्प्लीमेंट नहीं, क्योंकि ये उसका दूसरा नाम नहीं है, ये उस सब्जेक्ट की एक खूबी है, ये उस सब्जेक्ट की एक क्वालिटी है। तो अगर हमारे सब्जेक्ट की कोई क्वालिटी की तरफ इशारा किया जाए तो कॉम्प्लीमेंट अगर उसके बाद है तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास एक एट्रीब्यूटिव कॉम्प्लीमेंट है। अगर उसी सब्जेक्ट का दूसरा नाम जाहिर किया जाए तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास नाउन कॉम्प्लीमेंट है। इसी तरह देखें द मैन सीम्स टायर्ड। अब ये वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन हमने यहां पर यूज किया। अगर हम यहां पर लिखें द मैन इज इक्वल टू टायर्ड, तो अब देखें आदमी का दूसरा नाम टायर्ड तो नहीं है, या टायर्ड का दूसरा नाम आदमी तो नहीं है, ये बेसिकली उसकी एट्रीब्यूट है, ये उसकी खूबी है। तो इसे हम कहेंगे कि ये हमारे पास एडजेक्टिव या एट्रीब्यूटिव कॉम्प्लीमेंट है। रोजेस स्मेल स्वीट, अगेन ये हमारे पास यहाँ पर जो है वो हम स्मेल ये लिंक कर रहे हैं, ये कोई एक्शन आगे परफॉर्म नहीं कर रहे, ये सिर्फ लिंक कर रहे हैं स्वीट और रोज को। अब रोज इज इक्वल टू स्वीट, अब स्वीट का दूसरा नाम रोज नहीं है या रोज का दूसरा नाम स्वीट नहीं, ये उसका एट्रीब्यूट है। तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास एक एट्रीब्यूटिव कॉम्प्लीमेंट है। शी अपीयर्ड प्लीज्ड, अब अगेन यहाँ पर ये हमने इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन यूज किया। अब शी का नाम प्लीज्ड नहीं है, प्लीज का नाम शी नहीं है, ये उसका एट्रीब्यूट है, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास एक एट्रीब्यूटिव कॉम्प्लीमेंट है। जैसे ऊपर टीचर, कैट, जैसे देखिए मैं कहूँ आई एम ए बॉय, अब यहां पे हमने जो है ये यूज किया। अब देखें आई इज इक्वल टू बॉय, अब जो बॉय जो है, अब मुझे बताइए ये नाउन कॉम्प्लीमेंट है कि ये एट्रीब्यूटिव कॉम्प्लीमेंट है? क्यों?
ये ना, मेरी बात सुने। अब बॉय इटसेल्फ क्या है, नाउन है कि नहीं? तो यहां पे मतलब कि मैं कौन हूं, मैं एक लड़का ही हूं ना, तो लड़का मेरा नाम नहीं, कॉमन नाउन नहीं है? बताएं मुझे, बॉय हमने पढ़ा नहीं कॉमन नाउन, तो बॉय जो है वो बेसिकली एक कॉमन नाउन है कि नहीं? तो अगर मैं लड़का हूं तो मैं लड़का हूं, तो ये मेरा एक नाम है, तो ये एक कॉमन नाउन। तो ये बेसिकली जो मैं हूं, जो मैं अपनी बात कर रहा हूं, तो मैं लड़का हूं, तो इसका मतलब है कि ये कॉमन, तो ये नाउन कॉम्प्लीमेंट है, ये मेरी कोई खूबी नहीं है, ये मेरा नाम है लड़का, जो कॉमन नाउन। चले आगे चलते हैं। अब ये तो हमने देखा कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जुमले के अंदर बेसिकली क्या होते हैं, जो जुमले में किसी सब्जेक्ट के साथ जुड़े होते हैं। यहां पर ये जितनी भी हमने एग्जांपल्स की हैं, ये सारे कॉम्प्लीमेंट्स अपने अपने सब्जेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं। एक और कॉम्प्लीमेंट होता है जो बेसिकली ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। इसका मतलब क्या है कि उस जुमले के अंदर एक ऑब्जेक्ट मौजूद होगा। कॉम्प्लीमेंट क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट एक एडिड इंफॉर्मेशन देता है। तो अगर जुमले के अंदर एक ऑब्जेक्ट मौजूद है और उस ऑब्जेक्ट के बारे में अगर हमें कोई एडिड इंफॉर्मेशन दी जाएगी, तो वो क्या बन जाएगी, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जो उस ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ी है। तो आगे आप ये हेडिंग देने कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं। वो टाइम तो बहुत ज्यादा हो गया।